हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमने यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फ्री कोर्स है वो लॉन्च कर रखा है। ठीक है। प्रियम्बल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। विद डिक्टेशन। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपने बनाने हैं, आप बना सकते हैं। खरीदने हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है। अपना मैसेज ड्रॉप करें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करवाते हैं। प्रियम्बल मैंने आपको बताया, पूरा पढ़वाया। ठीक है। उसके हर एक वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आई बटन में उनका लिंक डाल दूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको पहले देखें, फिर आप फंडामेंटल राइट्स पे शिफ्ट करें। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जहां से यूजीसी नेट एग्जाम पेपर पूछता है। ठीक है। यूजीसी जहां से नेट के एग्जाम के लिए क्वेश्चन हमसे डिमांड करते हैं कि ये टॉपिक्स हमें आने ही चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारी जगह हमने ये देखा है कि देखिए, जुडिशरी की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे टॉपिक हैं, सिटीजनशिप वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको गो थ्रू करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आज तक यूजीसी ने कभी टच ही नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने बीएलएलबी एलएलबी प्रोग्राम में कहीं भी पढ़ा, थोड़ा सा भी पढ़ा, एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा, तो भी आप उन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कराते। ठीक है ना। तो थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की हैं। वो ये है कि पहला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, आप जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो वीडियोस देख लो। ठीक है। रेगुलर हो जाओ। अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो। अच्छी लगती है कमेंट में करके बताओ अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही तो बताओ कि ये कमी है इसलिए अच्छी नहीं लग रही। वैसे पूरी ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो, लेकिन अगर ह्यूमन एरर, राइटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ भी हो, कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी गलती है, ताकि सुधरने का मौका मिले। ठीक है। कंसेप्ट को आज जो मैं समझाने का मेरा पैटर्न रहेगा आज के इस लेक्चर का, आज हम देखिए फंडामेंटल राइट्स के बेसिक के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आर्टिकल 12 को कंप्लीट फिनिश करेंगे विद केस लॉ। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में आर्टिकल 12 से रिगार्डिंग, वो हम आज इसकी वीडियो में डील करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको इसके अंदर और चीज बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले हम बेसिक पता करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, डेवलप कैसे हुए, क्यों चाहिए। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अगर किसी की पर्टिकुलर कोई जूरिस्ट की या किसी महात्मा की, ये कह सकते हैं कि कोई अगर एमिनेंट जूरिस्ट की कोई सेइंग है, तो वो सेइंग हम देखेंगे, क्योंकि वो पेपर में पूछ लेगा, है ना। तो आर्टिकल 12 के अंदर क्या चीज स्टेट है, क्या चीज स्टेट नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली है क्या। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है। ठीक है। बेसिक बातें हैं, इसमें से आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको हर पॉइंट डिक्टेट कराऊंगा जो भी आपको लिखना होगा। ठीक है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है। फंडामेंटल राइट्स के एक मिनट मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। यस। जी। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, ये पार्ट थ्री में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है। और हर इंडियन सिटीजन को मिलते हैं ना। कुछ इसके अंदर राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते, अदरवाइज फॉरेनर्स को भी मिल जाते हैं। ये राइट इंश्योर करते हैं कि हर इंसान की डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम मिले। इन्हें फंडामेंटल क्यों कहा गया है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कोर हैं। ठीक है। और अगर इनका वायलेशन होता है तो कोर्ट में डायरेक्ट सूट फाइल किया जा सकता है। अब अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम या तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, या 226 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं। एक चीज और बताता हूँ इसी के रिगार्डिंग, 226 का जो दायरा है, जो एम्बिट है, वो ब्रॉड है। लगता हमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट का एम्बिट ब्रॉड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 226 का एम्बिट ब्रॉड होता है। ठीक है। बेसिक पॉइंट्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कितने। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। मतलब कैटेगरीज है उसके अंदर बताते हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंदर 14 से लेकर 18 जितने भी आर्टिकल हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। सब किस चीज के बारे में बात करते हैं कि देखो भाई, सब बराबर हैं, कानून की नजर में सब बराबर हैं, वो तराजू वाली देवी। ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं। डिटेल में तो देखना ही है हमें, वो तो कोई शक ही नहीं है। तो इन चीजों पे बात करता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में कास्ट के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकता।
तुम फलानी कास्ट से हो इसलिए रिजेक्ट कर दिया, ये डिस्क्रिमिनेशन है। रिजर्वेशन दे रहे हो वो हमने देख लिया, हम बात करके आए इंटेंजिबल और, है ना। आई थिंक नेटवर्क एरर हो गया कुछ। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम जो है, आर्टिकल 1922 तक है इसके अंदर, फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन सब कुछ है। राइट टू लाइफ भी इसके अंदर आ जाता है। एक्सपोस्ट फैक्टो वगैरह, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जीरो पार्टी वार्टी सब लॉज इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझ लो, आप अपनी बात ओपनली बोल सकते हो जब तक कोई लॉ वायलेट ना करे, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लोइटेशन के रिगार्डिंग भी राइट्स हैं हमारे पास, 23 और 24 आर्टिकल बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के खिलाफ प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ हम एम्बिट पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे हम इनको डील करने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैं समझ लेना कि यही है, बस इतना ही कराया नहीं, अभी डिक्टेशन भी होगी प्रॉपर, और आपको पॉइंट वाइज पॉइंट नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। साथ में आपको कंसेप्ट्स की बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल में बोला गया एक्सप्लोइटेशन, जैसे फैक्ट्रीज में बच्चों को काम करना इलीगल है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमारे पास एक और फ्रीडम आती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर 28। इसके अंदर हमें बताया गया है कि भाई हम कोई भी अपना रिलीजन जो है उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, आप मंदिर या मस्जिद या चर्च जा सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, आप आपका धर्म है। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे सिख धर्म है, जो हमारे सरदार भाई हैं जो सिख धर्म को फॉलो करते हैं। आपने देखा है कि वो कहते हैं केश कंगा कच्छा कड़ा, ठीक है। केश मतलब बाल, कंगा मतलब एक छोटी कॉम्ब, ठीक है। और कच्छा मतलब कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। और कड़ा, कड़ा जो हाथ में डालते हैं, ठीक है। ये इनको एक बेसिक है। अब इसके अंदर एक चीज और है, जो कृपान है, कृपान को अलाउ किया गया है बहुत सारी जगह पे, है ना। तो कृपान एक वेपन होता है, वैसे एक तलवार टाइप होती है, लेकिन इसको अलाउ किया गया है क्यों? रिलीजियस सेंटिमेंट पे, इसलिए क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, समझ रहे हो। फिर आता है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। आप देखते हैं कि भाई बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, स्कूल्स हैं, गुरुकुल्स हैं, ठीक है। और एकेडमीज हैं, और गुरुकुल हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। तो माइनॉरिटीज अपने कल्चर को प्रिपेयर, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए ऐसे एकेडमीज खोल सकती हैं, ठीक है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपना स्कूल बना सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, आर्टिकल 32 में जाते हैं, लेकिन 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है, आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आपका राइट छीना गया हो इसीलिए, ठीक है। इनके फीचर्स क्या हैं? इनके फीचर्स हैं कि ये राइट्स मोस्टली सिटीजन्स को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 नॉन सिटीजन्स के लिए भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आप सरेआम स्टेज पे चढ़ के किसी को हेट स्पीच नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि मेरा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं। आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, उसी सेक्शन में मेंशन है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू इन्हें मॉडिफाई कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट के पास एम्पावर है कि भाई वो अपने जब भी दिल करे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, बस इतना सा कहा गया है। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं पहले की वीडियोस में, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 24 अप्रैल 1973, ठीक है। तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा है, ये तो बहुत है, ये तो कोई अभी याद कर लो इसको, तो ये तो कॉपी पे अलग से लिख लो, क्योंकि हम लिख पाए क्या तो भूल जाए इसको लिखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ऐसा आ जाए ना कि किसने क्या कहा, वो तो इम्पोर्टेंट ही है, समझ गए। ऐसे हम भूलेंगे नहीं कुछ भी लिखना। यस। तो अब देखो इसकी थोड़ी हिस्ट्री की अगर बारे में बात करें तो देखो, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से हैं, इनबिल्ट हैं, ठीक है, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, हमने इनको अमेंड करके नहीं डाला। लेकिन हमने तब जब डालने की सोची तब हमारे पास आइडिया कहाँ से आया, तो हम तब उस टाइम पे अलग जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे वर्ल्ड में, यूएसए वगैरह के, उन और दूसरे भी, उनसे हमने इसको अडॉप्ट किया। फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जैसे कि यूएसए से बिल ऑफ राइट्स लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, ठीक है, ये अलग, वैसे ये डीपीएसपी है, हम आगे करेंगे इसको, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फ्रांस से हमने लिबर्टी एंड इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स लिए, बिल्कुल सही बात है।
अब बात करते हैं, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि गांधी जी, नेहरू चाहते थे कि इंडियंस को बेसिक राइट्स तो मिले उनके। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग 1928 में एक रिपोर्ट आई जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं हम? 1928 में एक रिपोर्ट आई, कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। ओके। अच्छा जी। इसमें पहली बार बेसिक राइट की डिमांड की गई थी, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी बना। बिल्कुल। फिर आया कराची रेजोल्यूशन 1931। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा, ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। कांग्रेस ने बेसिक राइट और इकोनॉमिक राइट्स की बात की। ठीक है। फिर आया हमारे पास ड्राफ्टिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या आया, इन्होंने बताया, बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने राइट को फाइनलाइज किया। ठीक है। शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है, जो अब बन गया है 300A। ठीक है। 44th अमेंडमेंट से, 1978 के अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया। अब ये हमारे पास लीगल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, और उसमें होता है राइट टू प्रॉपर्टी भी। ठीक है। तो ये आपको टिक करके आना कि ये नहीं है। ओके। इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें तो इसके अंदर 3-4 केस आते हैं। पहले तो गोलकनाथ का आता है, केशवानंद भारती का आता है, और मेनका गांधी का आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, ये कहा। ठीक है। केशवानंद भारती में कहा कि कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं कर सकते। ठीक है। मनेका गांधी या मेनका गांधी कह लो, उसमें कहते हैं कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का जो स्कोप बढ़ा है ड्यू प्रोसेस का, उस कंसेप्ट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो फन फैक्ट लिखा है यहाँ पे, क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह सिटीजन के बेसिक फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। बिल्कुल सही बात है। तो यहीं से मतलब ये, अगर किसी भी, हम ये कह सकते हैं कि देखो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारे ह्यूमन राइट्स है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर यही नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना, मैं कहूँ नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है। आज देखो, आज के दिन आर्टिकल 21 का, इतना ज्यादा स्कोप है कि अगर राइट टू स्लीप आपका इसके अंदर कवर है। ठीक है। आप 10 बजे के बाद डीजे, लाउड म्यूजिक वगैरह 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 नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। क्यों? आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हो, तो आप दूसरों के राइट्स को हैम्पर कर रहे हो। आप बेशक आपकी खुद के, आप रिलीजियस राइट्स परफॉर्म कर रहे हो, आपके खुद की इंडिविजुअल राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इन जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि देखो भाई, लॉ ऐसा है, तुम्हारे लिए है लॉ। ठीक है। सोसाइटी के लिए है लॉ। अगर तुम्हें एंजॉय करना है तुम करो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तुम अपने राइट्स को उस हिसाब से एंजॉय करो कि तुम्हारे एंजॉय करने की वजह से दूसरे वाली पार्टी के राइट हैम्पर ना होते हो। समझ गए? तुम जब भी अपने राइट्स पे एंजॉय करोगे तो इस मैनर में एंजॉय करोगे कि सामने वाला भी एंजॉय करे, सामने वाले को दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो रही है तो छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज को। ठीक है ना? तो ये हमारा है। अब इसके अंदर हम थोड़ी डिक्टेशन लिखेंगे, फिर हम आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? 12 के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। चलो। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी। अब हम यहीं पे लिखेंगे कि ये है पार्ट 3। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35। ठीक है। और इसके अंदर क्या है लिखने का? हाँ, ये लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, चलो क्वेश्चन लिखो। पहले हेडिंग लिखो, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। ये हेडिंग डालो, और इसके अंदर लिखो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स आर डिफरेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर सर्टेन, आर सर्टेन which are which are essential to protect, essential to protect
the rights and liberties, the rights and liberties of the people against encroachment of state. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Fundamental rights and legal rights both are different. Full stop. Fundamental rights are certain, which are essential to protect the right and liberty of the people against encroachment of state. ठीक है, लिख लिया, आगे लिखो. And legal rights remain a right, and legal rights remains a right, but not a fundamental right. It means it cannot be enforced against the state. It means it cannot be enforced against the state, or it can be enforced against the individual per se, or it can be enforced against the individual inter se. इसमें लिखेंगे नीचे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिखेंगे इसमें. राइट टू प्रॉपर्टी, right to property, it was a fundamental right earlier. Right to property, it was fundamental right earlier, but now it is a legal right. But now it is a legal right. In India, earlier it was fundamental right. In India, it was a fundamental right which was mentioned in Article 31 of Indian Constitution. Which was mentioned in Article 31 of Indian Constitution. But by 44th Constitutional Amendment Act 1978, by 44th Constitutional Amendment Act 1978, right to property added to Article 300A. Right to property added to Article 300A as a constitutional ब्रैकेट में लीगल राइट. ठीक है जी, ओके है सब, समझ आ रहा है. चलो थोड़ा सा और लिखते हैं इसके ऊपर, फिर आर्टिकल 12 स्टार्ट करेंगे. हाँ लिखो. फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. ये हमने बोला था ना अभी. फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. इन इंग्लिश चार्टर ऑफ राइट्स. इन इंग्लिश लॉ चार्टर ऑफ राइट्स. ठीक है जी. अब लिखो व्हाट इज मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा की स्पेलिंग मैग्ना, CARTA, कार्टा. 1215 लिख लिया. अब इसके अंदर लिखो मैग्ना कार्टा was the first written document. Magna Carta was the first written document which ensures English people of England English people of England certain basic rights and liberties. Certain basic rights and liberties. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर said
said that fundamental rights fundamental rights are the most criticized part of Indian Constitution. Part of Indian Constitution. अभी एक बार हम इसके अंदर ये लिख लेते हैं कि 6 प्रकार के हमारे राइट्स है कौन कौन से। ठीक है, फिर हम आर्टिकल 12 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है आर्टिकल, ये है, सबके आगे आप राइट टू लगवा लेना। ठीक है, लो मैं यहाँ लगा देता हूँ राइट टू। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी। दूसरा है हमारा फ्रीडम। तीसरा है एक्सप्लॉइटेशन। फिर है रिलीजन। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशन। फिर है रेमेडी। ठीक है जी, ये है 14 से 18। ये है 19 से 22। 23 से 24। 25 से 26। ठीक है, सॉरी 28। 29 से 31। 31 तो है ही नहीं, है ना, 30। और 32 से 35। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले 31 में होता था अब नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी, वेट अ मिनट। यस, इंटरप्शन के लिए माफी, गुस्ताखी माफ की जाए। गलती से कोई बटन दब गया था, स्क्रीन छोटी हो गई थी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी अब बन गया है 300A। तो इसको यहाँ से बाहर फेंक दिया गया, इसलिए ये ऊपर है। ठीक है, तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं रहा, ये बन गया हमारा लीगल राइट। ओके, इतनी बात समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल हमारे 12 की। एक बार ना इसका बेसिक हिंदी वर्जन समझ लेते हैं, बेसिक कोर कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आर्टिकल 12 कहता क्या है। फिर उसके बाद तो हमारे पास टाइम है डिक्टेशन के लिए और ये सब वो सब। ठीक है, एक बात को ध्यान रखो, आर्टिकल 12 से लेकर 35 गोल्डन टाइम चलता है इंडियन सिटीजन का और बाहर वालों का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है फंडामेंटल राइट्स। कुछ भी होगा भागेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, रिट लगाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 12 कहता क्या है। ये कहता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो डिफाइन करता है कि स्टेट किसे कहते हैं। जब भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड की बात होती है, तो ये समझना जरूरी है कि स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल सही बात है। स्टेट का मतलब देखो, एक स्टेट तो आप ये समझते हैं, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, मतलब मैं बताना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? बताना चाहता हूँ। एक स्टेट होता है कि ये किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट है और ये गैस स्टेट है, एक वो होती है इसकी अवस्था। ठीक है, एक स्टेट होता है हमारा राज्य। हरियाणा इज माई स्टेट, पंजाब इज माई स्टेट। ठीक है, अलग अलग, देर आर 28 स्टेट, 29 स्टेट्स, नया स्टेट क्रिएट करा आर्टिकल 3 ने। तो ये सब चीजें जो हैं वो भी एक स्टेट है। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट को पढ़ें, ठीक है, तो इंडिया इज कंट्री, लेकिन एक स्टेट। स्टेट के कुछ बेसिक फीचर होते हैं कि वहाँ टेरिटरी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए, कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। तो अगर वो सब चीजें हैं तो वो भी एक स्टेट है। आर्टिकल 12 के अंदर किस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये चीज हम पढ़ेंगे अभी कि क्या बात हो रही है, समझ रहे हो। अभी देखते हैं। देखो अभी ना, अभी जब मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज डेट है
4 अगस्त, 4 या 5 होगी आई थिंक, अभी रात के टाइम है। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि यार देखो, जल्दी जल्दी ना आप सब्सक्राइबर्स आ जाओ मेरे पास काफ़ी सारे, फिर हम जूम मीटिंग भी करेंगे, ठीक है, लाइव भी आएंगे। मैं ऐसे पढ़ा के बहुत बोर होता हूँ, जेनुअनली बताऊँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना लाइव स्ट्रीमिंग पे पढ़ाऊँ। रिकॉर्डेड तो है, जिसको देखना है वो बाद में देख लेगा। जो लाइव देखना चाहता है, जो लाइव डाउट्स अपने बोलना चाहता है, उनको एड्रेस करने में जो मजा है ना, वो अलग है। क्योंकि पहले ऑफलाइन पढ़ाना, फिर अकेले लैपटॉप से कैमरे से बात करना इज अ टिपिकल टास्क, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जल्दी से तुम फैन फॉलोइंग बन जाओ, मेरी नहीं, मेरी फैन फॉलोइंग मत बनाओ, यूजीसी नेट की बनो, ठीक है, इस कंटेंट की बनो, इस वीडियो की बनो। तुम एक बार आओ चैनल पे, और फिर अपना मुझे बताओ कि अगर तुम्हें वीडियो समझ आ रही है तो हम लाइव में पढ़ेंगे ना, दिक्कत क्या है, हम रिकॉर्डेड में क्यों धक्के खा रहे हैं, समझ रहे हो। लाइव में जो मजा आएगा वो रिकॉर्डेड में कभी नहीं आ सकता। ओके। तो क्या कह रहा है, हमने ये बात कर ली, पार्ट थर्ड में है आर्टिकल 12 स्टेट की बात करेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखो, सिर्फ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें स्टेट हो सकती हैं। तो देखो क्या क्या स्टेट हो सकती हैं। स्टेट में क्या क्या आ सकता है। वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आ सकता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब आ गया, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर देखो, पार्लियामेंट ये बताना बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सब यही सोचते हैं कि लोकसभा राज्यसभा आती है, थर्ड चीज प्रेसिडेंट भी आता है, उसको मिला के ही पार्लियामेंट कंसिडर होता है। उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, जब पार्लियामेंट आ रहा है तो लेजिस्लेचर भी आएगा, ये भी स्टेट बताते हैं अपने आप को। यहाँ तक तो था मामला सेट। फिर लोकल अथॉरिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐड हुए, पंचायत हुई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुए, जिला परिषद हुई, ये सब चीजें भी चलो समझ आती है। अब अदर अथॉरिटीज के लिए यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्पल्स ऑफ केस हैं, इतने केस हैं कि आप लिखोगे और आप एक बार तो ये पूछोगे कि इनको याद कैसे करूं, ठीक है। लेकिन इसका भी मैं आपको बताऊंगा भी याद कैसे होंगे, इनको एक सीरीज वाइज लिख के और अपने दिमाग के सामने जहां बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका लो, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अदर अथॉरिटीज के अंदर कोई भी बॉडी जो इंडिया की टेरिटरी में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम करे। अच्छा, बड़ा साफ शब्दों में इसने कहा, लेकिन इससे भी बहुत वाइड है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 12, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के केसेस में आप स्टेट के खिलाफ ही तो एक्शन ले सकते हैं। तब आपको यही नहीं पता कि ये बंदा स्टेट है, ये चीज स्टेट है या नहीं है, तो आप एक्शन कैसे लेंगे। इसीलिए यानी अगर कोई गवर्नमेंट है या उसके अंडर कोई बॉडी आपके राइट्स को कोई वॉयलेट कर रही है, तो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो ना उसके खिलाफ, समझ गए। तो जैसे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक पार्क को बिना रीजन के बंद कर दिया, और ये आपके राइट टू मूवमेंट आर्टिकल 19 को हर्ट कर रहा है, तो ये एक स्टेट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फिर स्टेट बन जाएगा, ठीक है। आप कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक लोकल अथॉरिटी है, और वो लोकल अथॉरिटी कवर होती है आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 की अगर बात करें, तो 2 कहता है कि अगर आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, PUCHD, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट से कंट्रोल में है, किसी स्टूडेंट को बिना वजह एडमिशन ना दे, तो वो भी स्टेट है, उसके अंडर आती है। स्टूडेंट कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि उसकी राइट इक्वलिटी आर्टिकल 14 का वॉयलेट हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। आर्टिकल 12 का स्कोप बहुत बड़ा है, ताकि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन और उसकी एंटिटी के खिलाफ मिले जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो पब्लिक का काम करे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई, मतलब आर्टिकल 12 तुम्हें ये बताएगा कि तुम किसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हो। तुम्हारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ, नो डाउट, लेकिन तुम तो स्टेट के खिलाफ जा सकते हो। अब स्टेट है क्या, स्टेट ये बताता है आर्टिकल 12, ठीक है ना। हाँ। हाँ जी। काफी लेट नाइट वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि खुद के लेक्चर खुद को ही बोर लग रहे हैं, बोर नहीं लग रहे हैं।
सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्टेट की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 12 में, काम कहाँ आ रही है? पार्ट थर्ड में एंड पार्ट फोर में, बस। ठीक है, यहीं पे काम आएगी ये स्टेट की डेफिनेशन, कहीं और काम नहीं आ रही है। ठीक है, इसका इतना ही काम है। ओके, और ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एक होती है ना, देख, कुछ होती है डेफिनेशन मीनिंग वाली, कुछ होती हैं एक्सक्लूसिव, जो एक्सक्लूड करती रहती हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे वो एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूसिव मतलब चार्ज मीन्स हेड ऑफ चार्जेस। अब चार्ज मतलब बताया नहीं तुमने, लेकिन बस इंक्लूड्स हेड ऑफ चार्जेस वो बता दिया। ठीक है, मीनिंगफुल वाली होती हैं बहुत सारी डेफिनेशंस है ना, जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट, समझ रहे हो? तो बाकी मीनिंगफुल की अलग भी हो सकती हैं, बहुत सारी अलग होती हैं। तो ये जो है हमारे पास इंक्लूसिव वाली है। ठीक है, कौन सी? इंक्लूसिव। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे कि आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट है वो डेफिनेशन किस प्रकार के, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मीनिंगफुल? इंक्लूसिव है। ठीक है, ऐसे ही हवा में तो बात नहीं हो रही होगी, किसी ने कभी पूछा होगा, क्वेश्चन ये आया होगा, है ना, तभी तो बात हो रही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान इसके ऊपर देना है आपने। ठीक है जी। हाँ, तो अभी हम एक बार पढ़ रहे हैं इसको और फिर बात करते हैं आगे। हाँ जी। तो सबसे पहले जो हमने इसके अंदर हाँ, आपने वो पॉइंट में आपको डिक्टेट करवाऊंगा ही, लेकिन ये समझो कि जो लोकल अथॉरिटी वर्ड है, ये कहाँ डिफाइंड है? ये डिफाइंड है जी 3 क्लॉज 31, किसका? जनरल क्लॉजेज एक्ट। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं कर रखी होती, तो अब वो वहां तो डिफाइंड है नहीं, तो वो कहाँ मिलेंगी हमें? वो मिलती है हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट में, वहां से हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमने लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन कहाँ से उठाई? 331 जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है जी, चलो तो फिर हम डिक्टेशन करते हैं इसकी। ठीक है, इसके अंदर केसेस करते रहेंगे, केस करेंगे साथ के साथ, उसका मैं मतलब समझाऊंगा आपको, और फिर आगे चलते रहेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े केस के अंदर है नहीं, छोटे छोटे ही हैं। चलो लिखो फिर। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे आर्टिकल 12 स्टेट। ठीक है, लिखो, दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 and 4 of the constitution. This definition is only for the purpose of part 3rd and part 4 of Indian Constitution, because because only these parts only these parts talks about human rights. ठीक है, so this is an inclusive definition. So this is an inclusive definition which is divided into four parts, which is divided into four parts. तो फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं भैया? हाँ, सॉरी। फर्स्ट वन है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल लिख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर आगे लिखो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों। ओके, पॉइंट टू में लिखो स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, फिर वो कौन सी लो जो कुछ हो, इसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर दोनों चीज। ठीक है, साइड में लिखो लोकल अथॉरिटी, साइड में लिखो 3 क्लॉज 31, इसका जनरल क्लॉजेज एक्ट, फोर में लिखो अदर अथॉरिटी। ठीक है जी, लोकल अथॉरिटी कहाँ पे? टेरिटरी इन इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर की लोकल अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी भी कहाँ की? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, लिखो अब, लोकल अथॉरिटी इज अ डेफिनेशन, लोकल अथॉरिटी इज अ डेफिनेशन
In Section 3, Clause 31 of General Clauses Act of Section 3, Clause 31 of General Clauses Act, this term this term is nowhere defined in the Constitution of India. This term is nowhere defined in Indian Constitution. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे भाई, local authorities included municipalities और district boards, पंचायत, improvement trust, poverty trust, and mining settlement board. ओके जी, डन है इतना, ठीक है। अब इसके अंदर से हम जो हमारा मेन पार्ट अब शुरू होता है, जो केस लॉ का है, वो एक ही पंगा किया अदर अथॉरिटी ने। किसने? अदर अथॉरिटी ने। ये अदर अथॉरिटी को इंटरप्रिटेट कैसे किया गया है? चलो लिखो, केस का नाम लिखें सबसे पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई, संताबाई 1954 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अंदर लिखें, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट in this case court held that other authorities can be other authorities can only be other authorities can only be interpreted by using the principle by using the principle of justum generis, जिसका मतलब होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट other authorities can only be interpreted by using the principle of a justum generis, इन्वर्टेड कॉमा में मीनिंग है इसका ऑफ द सेम काइंड, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एंड अथॉरिटीज आर एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज आर एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट और सोवरेन फंक्शन or sovereign function can essentially be included in the word state, can essentially be can essentially be included in the word state, ठीक है जी। आगे लिखें, so according to this state this case so according to this case University of Madras, according to this case, University of Madras was not a state, was not a state। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, but the approach of Supreme Court but the approach of Supreme Court related to other authority with the principle of justum generis is overruled in the case of
लिखो, केस का नाम लिखो, उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट केस है, इसके अंदर भी हमें हेल्ड पार्ट लिखना है, तो उस हिसाब से लिखना, ठीक है। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से जो संताबाई का केस था, इन्होंने कहा कि देखो, जो अदर अथॉरिटी है उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। जो हम ऊपर वाली अथॉरिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग पावर है इनके पास, है ना। गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है। यूनिवर्सिटी कहाँ है ऐसी, ऐसी है नहीं। ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग जजेस के रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है ना। इस हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है, वो क्या है, वो स्टेट नहीं है, ठीक है, वो एक स्टेट नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ओवर रूल कर दिया। उन्होंने उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या बोला, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। उन्होंने बोला, हम्म उन्होंने बोला कि ये स्टेट है, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग जनरल्स का उन्होंने रूल माना नहीं, बस यही किया गया था इसके अंदर, ये बस यही लिख लेना। ये जो हमने लास्ट पैरा लिखा ना, बट द अप्रोच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू अदर अथॉरिटी वाला, उसके अंदर लिख लेना कि उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यही हेल्ड हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट केस लिखते हैं हमारा, थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट केस है भाई, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। तो इसमें बोला गया, इन दिस इट वाज हेल्ड दैट, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट अदर अथॉरिटी इज वाइडर इनफ, अदर अथॉरिटी इज वाइडर इनफ टू इंक्लूड ऑल द अथॉरिटीज, टू इंक्लूड ऑल द अथॉरिटीज created by constitution, created by constitution or statute on whom the power is conferred, on whom the power is conferred by law, on whom the power is conferred by law. So it was a liberal interpretation. So it was a liberal interpretation, and this case, Rajasthan Electricity Board, and in this case, Rajasthan Electricity Board is included in state. तो इन्होंने कहा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, वो स्टेट है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि देखो जी, ये जो अदर अथॉरिटी टर्म है, ये बहुत वाइडर है, ठीक है। तो ये इतनी वाइडर है कि जो भी अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने, या जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है, जिसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं, उसके द्वारा अगर इसके अंदर कोई ऐसी अथॉरिटी है, तो वो सबको कवर कर लेता है, अदर अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, वो एक स्टेट माना गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है, अगर हमने ये कहा कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो वो सिर्फ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे लागू होगा। आप ये ही सेम चीज हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए नहीं कह सकते, उसके लिए एक अलग सूट पुटअप होगा, अलग से केस होगा, अलग मेरिट्स पे डिसाइड होगा। वहां पे बताया जाएगा कि वो स्टेट है या नहीं है, ठीक है ना। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप भी रेस्ट करें, मैं भी रेस्ट करता हूँ। हाँ जी, तो बैक टू वर्क। देखिए, अब हमारा जो थर्ड केस, फोर्थ केस है यहाँ पे, वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, 1975 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, लिख लेते हैं एक बार डिक्टेशन, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट द कॉर्पोरेशन, कोर्ट हेल्ड दैट द कॉर्पोरेशन, CORPORATION, ठीक है, whose function are of public importance, court held that the corporation whose functions are of public importance and closely related to government functions, क्या है इनके, ऐसी कोई कॉरपोरेशन,
ऐसी कोई कॉरपोरेशन जिसके फंक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों, या क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, कि गवर्नमेंट के फंक्शन के जैसे ही फंक्शन है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? ट्रीटेड एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट। लिखो, दे कैन बी ट्रीटेड एज एजेंसी, दे कैन बी ट्रीटेड एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी स्पेलिंग लिखो, चलो लिखो, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट दैट इज स्टेट। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट स्टैट्यूटरी बॉडी सच एज ओएनजीसी, ओएनजीसी, एलआईसी और एफसी, आईएफसी सॉरी, which are set up under special statutes under other authorities, cover under other authorities, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेचुटरी बॉडीज जैसे कि ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफसी, ठीक है, ये जो हैं ये स्पेशल लॉ के द्वारा, स्पेशल पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा सेटअप की गई हैं, तो इनको हम अंडर अदर अथॉरिटीज के अंदर कंसीडर करेंगे, करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो करना पड़ेगा। अब हमारा फिफ्थ केस आता है भाई, रमन्ना दया शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर लिखेंगे, हाँ जी लिखो, हाँ इसके अंदर लिखो, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द ब्रॉडर टेस्ट ऑफ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी, द ब्रॉडर टेस्ट ऑफ एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट फॉर अ कॉर्पोरेशन was laid down, was laid down, and 5 tests were laid down in this case। ये चेक करने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलर जो कॉरपोरेशन है ये गवर्नमेंट की एजेंसी की तरह या इंस्ट्रूमेंटेलिटी की तरह काम कर सकती है या नहीं, उसके लिए 5 टेस्ट लेट डाउन किए गए रमन्ना दया शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में, 1979 के केस में, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए पॉइंट में लिखेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स आर चीफ फंडिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट आर द चीफ फंडिंग, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट चीफ फंडिंग, समझाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ स्टेट चीफ फंडिंग है उनकी, ठीक है, स्टेट से ही, सरकार से पैसा आ रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परसुएसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का उसके ऊपर बहुत तगड़ा कंट्रोल है। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परसुएसिव कंट्रोल, ठीक है, और फंक्शनल कंट्रोल बीइंग गवर्नमेंट, फंक्शनल कैरेक्टर सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, तुम बोर तो नहीं हो रहे? अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम लोग अभी बोर भी हो रहे हो ना, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, बोर नहीं होना और पढ़ते जाओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड
टू कॉरपोरेशन। ठीक है। फिफ्थ, whether the corporation enjoy monopoly status, whether the corporation enjoys monopoly status which is state conferred or state protected। क्या कॉरपोरेशन के पास कोई मोनोपोली स्टेटस है, जो बेसिकली स्टेट के पास होना चाहिए था, लेकिन अब वो कॉरपोरेशन के पास है? अगर ऐसा है तो वो इसके अंदर फॉल करेगा। ठीक है। तो ये हमारे 5 टेस्ट हैं, ABCD 1 2 3 4 5। ठीक है। लेकिन एक चीज और कहा गया है इसके अंदर, ये कहा गया कि भाई देखो ऐसा है, भले ही ये टेस्ट ठीक है, लेकिन ये मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है, सॉरी कंक्लूसिव कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव मतलब इन 5 टेस्ट ही नहीं रहेंगे सदाबहार, और भी टेस्ट के अंदर ऐड ऑन किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो अपने नेक्स्ट केसेस के बारे में। अब हमें सिर्फ केस का नाम मैं लिखूंगा, आप अपने अंदर लिख, इसके अंदर लिख लेना एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ओके, लिखो। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर बोला गया कि जो भारत पेट्रोलियम है, ये एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। ठीक है। फिर आओ प्रदीप कुमार विश्वास, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। 2002 का केस है। इसके अंदर बोला CSIR इज स्टेट, CSIR इज स्टेट। CSIR का फुल फॉर्म लिखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड सॉरी इंडस्ट्रियल रिसर्च। आज 2 क्लास नहीं डालूंगा, आज एक ही डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी हो रही है, आई थिंक काफी बड़ी हो गई, 1 घंटे से ऊपर की ना हो गई हो। और अभी रहता है 10-15 मिनट का और काम। लिखो, FCI वर्सेस FCI 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर बोला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI इज अ स्टेट। नेक्स्ट लिखो, BS मिन्हास वर्सेस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन 1983 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इज अ स्टेट। ठीक है जी। आगे लिखो, यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, वर्सेस विजय नारायण 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इज अ स्टेट। लिख लेना उसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। आगे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, यस 1981 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर बोला सोसाइटी रजिस्टर्ड जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, ठीक है, द सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इज अ स्टेट। ठीक है।
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब का है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलो मैं बताता हूँ, 1898 का है। ठीक है। बिहार स्टेट हरिजन कल्याण परिषद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बिहार स्टेट हरिजन कल्याण परिषद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर इन्होंने बताया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसे हम कहते हैं, वो एक स्टेट है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सूर्य नारायण वर्सेस बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 1985। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज अ स्टेट। ठीक है, ये बताया गया इसके अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक से काम नहीं चलेगा, हर एक का अलग अलग आएगा, है ना, वही काम हो रहा है। देखो, महावीर ऑटो स्पेयर वर्सेस आईओसीएल 1990। महावीर ऑटो स्पेयर वर्सेस आईओसीएल 1990 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। क्या है, इन्होंने बोला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल जो है, आईओसीएल। ठीक है। अब पता लग रहा है ना, पहले तो सी और एल एक जैसे लग रहे थे। तो आईओसीएल जो है वो एक स्टेट है। अच्छा जी। अब आगे आओ, एस एम इलियास वर्सेस इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1993। इन्होंने बोला आईसीएआर, ये वाला, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज अ स्टेट। ठीक है जी। अब तो बहुत थोड़ा सा रहता है हमारा काम, और फिर हम फिनिश कर देंगे हमारा आर्टिकल 12। ये हमने पढ़ा था कि क्या स्टेट है, अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टेट क्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर लिखें, सबसे पहले केस आएगा टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज इज नॉट अ स्टेट। ठीक है। सेकंड हमारा केस है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी, 1992 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। लिख लेना। फिर लिखो जीबी रेड्डी वर्सेस आईसीआरआई 2003। आईसीआरआई का मतलब है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है। फोर्थ, जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने, अगर एक बहुत पॉपुलर शो है, सब टीवी पे आता है, अगर तुमने वो देखा है ना, तो तुमने एक चीज देखी होगी, जब वो खत्म होता है तो उसके पीछे आता है कुछ लिखा हुआ, टेली फिल्म्स तो लिखा आता है वहां पे। ठीक है। एक और एक वर्ड आता है, एन से शुरू होता है। अगर किसी को पता है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्या वर्ड है। ठीक है। ये बहुत फेमस शो है, 2007 से चल रहा है, सब टीवी पे आता है।
सोनी लीव पे भी आता है। ठीक है। और मतलब लगभग हर कोई जो भी इसका फैन है वो खाना खाते वक्त इसको देखता है। ठीक है। तो इसने इन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो है, जो हमारा बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया है, अमित शाह से रिलेटेड है। बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। ठीक है। इज नॉट अ स्टेट, ये स्टेट नहीं है भाई। ठीक है जी। अब एक दो केस और रहते हैं, एक ही केस रहता है। देखो, केस है के सक्सेना वर्सेस इंटरनेशनल कॉमर्स ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज 2015 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा आईसीआईडी नॉट अ स्टेट। ठीक है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट केस और लास्ट केस इस टॉपिक का, राजू वर्सेस स्टेट ऑफ असम। राजू वर्सेस स्टेट ऑफ असम कहते हैं, जुडिशरी व्हेन एक्टिंग व्हेन एक्टिंग अ जुडिशियल वर्किंग बट वाइल फ्रॉम। ठीक है। जुडिशरी अगर जुडिशरी की तरह ही काम कर रही है, जुडिशियल काम कर रही है, तो स्टेट नहीं है। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करेगी तब ये स्टेट है। ठीक है। तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी से रिलेटेड, कि देखो जो जुडिशरी है, जब वो जुडिशरी में आपको पता है ना कि एक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, किसी को काम बांटना, उसका ट्रांसफर करना, ये सब चीजें हैं। जब ऐसे कुछ काम हो रहे हैं वहां पे फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होगा, तब हम उसको स्टेट बनाएंगे। अगर लेकिन जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है कोई कोर्ट और उसके रिगार्डिंग है, तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है। एक और चीज लिखो, कोऑपरेटिव शुगर मिल जो है वो स्टेट नहीं है। ठीक है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स नॉट अ स्टेट। ठीक है जी। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है। और मज़ा भी आया होगा। थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, बट आगे थोड़े छोटे आएंगे, इतने बड़े नहीं आएंगे। लेकिन मैं चाहता था कि आर्टिकल 12 जो है ना वो वन गो में समझ आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि अदर अथॉरिटीज से रिगार्डिंग अगर मैं आज आपको कुछ केसेस करवा देता फिर छोड़ देता, तो आई आई थिंक मैं फेयर नहीं करता आप सबके साथ। क्योंकि कई बच्चे हैं जो फिर वीडियोस बीच में एक आधे मिस कर देंगे, फिर गलती आर्टिकल 12 की और मेरी दोनों की निकलेगी, खुद की नहीं निकलेगी, है ना। तो मैंने सोचा कि इस पूरी को कवर कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई प्लीज़ कर लो यार, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, इतनी रिक्वेस्ट मैं किसी से नहीं करता। फिर भी ये तो भीख मांगने वाली बात हो रही है, तो फ्री में कंटेंट दो, ऊपर से सब्सक्राइबर को हाथ जोड़ के बनाओ। तो कर लो, कोई बात नहीं। फिर भी आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। ठीक है। सब्सक्राइब करो। थैंक यू।